हिस्से का हम बाकायदा आगाज करते हैं, और दूसरे हिस्से में मैंने ये अर्ज किया था कि मैं उर्दू अदब के हवाले से कुछ ऐसे सवालात आपके सामने रखूंगा जिससे कुछ नए सवालात सामने आते हैं, या कुछ नए सवाल जो पूछे जा सकते हैं। मेरे सामने कुछ सवालात मैंने जो रखे हैं। एक सवाल तो ये आता है कि उर्दू के पहले नॉवेल निगार कौन है। अगर कोई जवाब देना चाहे तो मुझे, ताकि अंदाजा हो कि हम कहाँ खड़े हैं। नजीर अहमद नजीर यकीनी। अहमद। अच्छा, पहली खातून नॉवेल निगार कौन है? रशीदुन्निसा बेगम। जी। रशीदुन्निसा। और उनका नॉवेल कौन सा है और कब इस्लाहुन्निसा। शाया हुआ था? 1881। 1881 में इस्लाहुन्निसा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, देखें, जब नॉवेल की बात आती है तो नॉवेल से रिलेटेड और बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। उमराव जानादा, उमराव जानादा के मुसन्निफ कौन है? हादी हादी मोहम्मद मिर्जा रसूल। हादी रस्मान। मिर्जा हादी रुस्वा का ये नॉवेल कब शाया हुआ था? 1899। ठीक है। अच्छा, 1899 में 1999। मिर्जा हादी रुस्वा का नॉवेल शाया हुआ था। इस हवाले से कुछ किताबों में 1901 दर्ज है। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। दुरुस्त जो है वो 1899 है। मिर्जा हादी रुस्वा के बारे में एक और बात जो शायद एमसीक्यूज में बहुत सारी किताबों में लिखी भी है, उनके कलाम के बारे में कहा जाता है कि उनका कलाम 1 पैसे फी किलो के हिसाब से बेच दिया गया था। और उसका वाकया कुछ यूं है कि मिर्जा हादी रुस्वा ने अपना कलाम जमा किया हुआ था। उनका इरादा था छपवाने का, माली हालात ठीक नहीं थे तो उन्होंने अपना सारे मुसव्विदा घर पर रख दिया था। कुछ अरसे के बाद एक मर्तबा घर पर बैठे हुए थे कि घर में कुछ सामान आया। तो कागज की पुड़िया में जब सामान को खोला तो उसमें उनकी खुद की गजल मौजूद थी। जब उन्होंने अपने कागजात को ढूंढा तो पता चला कि घर वालों ने उनके सारे कागजात जो थे वो 1 पैसे किलो के हिसाब से बाजार कबाड़ी को बेच दिए हैं। तो ये सवाल भी, फिर ये कलाम दोबारा उनको दस्तयाब नहीं हो सका, और इसीलिए ये बात मशहूर है मिर्जा हादी रुस्वा के हवाले से। ये बताइए कि जबकि नजीर अहमद का एक किरदार है मिर्जा जाहिरदार बेग। मिर्जा जाहिरदार बेग उनका किस नॉवेल में किरदार है? इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त। जी। इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त में मेरे ख्याल में नहीं है। तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह में है। तौबतुन नसूह में है मिर्जा जाहिरदार बेग किरदार। अच्छा, देखें, सवालात जब पूछे जाते हैं तो इस तरह के सवालात भी सामने आ जाते हैं कि किरदारों के हवाले से भी पूछ लिया जाता है। इस तरह जो उर्दू के मशहूर तरीन नॉवेल्स हैं उनके किरदारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। कुछ अहम नॉवेल और उनके किरदारों के बारे में जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं वो आपके सामने थोड़ा सा रख देता हूँ। एक नॉवेल है, एक तो उमराव जाना दा। उमराव जाना का तो जो बुनियादी किरदार है उमराव है। उमराव का असल नाम अमीरन है, और अमीरन जब अगवा करके ले जाई जाती है तो उसे उमराव जान का नाम दिया जाता है, उमराव जानादा का नाम दिया जाता है। इसी इसी तरह एक और मशहूर नावल है कुरतुल हैदर का, और वो है आग का दरिया। आग का दरिया के किरदारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। गौतम नीलंबर है, चंपा। और चंपा है, कमाल है, सरल एशले है। इसी तरह और कुछ किरदार हैं। इसी तरह बानो गौतम सूफिया का नीलम जो नॉवेल है सर ये दोहरा दिएगा, आग का दरिया। राजा गिद्ध, राजा गिद्ध के किरदारों के बारे में पूछा जा सकता है। राजा गिद्ध के किरदार किसी प्रोफेसर सोहेल। याद है? प्रोफेसर सोहेल हैं, आफ्ताब हैं, सिमी शाह हैं। प्रोफेसर सोहेल, आफ्ताब, सिमी शाह। अब हीरो रह गया है आप में से। प्रोफेसर कयूम। आफ्ताब भी हैं, सुहेल भी हैं, सीमी भी हैं, और कयूम है। कयूम। कयूम कयूम इसका मरकजी किरदार है, तो इसको खास तौर पर याद रखना है। अच्छा, जो नॉवेल है अलीपुर का एली, अलीपुर का एली नॉवेल के जो किरदार हैं वो कौन से हैं? मरकजी किरदार एली है, मगर एली का नाम क्या है? एली का नाम इलियास है। एली का नाम इलियास है, और जो खातून जो 5 बच्चों की माँ थी और जिन्हें वो भगा कर ले आते हैं, उनका नाम शहजाद है।
शहजाद, अच्छा यहाँ पर ये भी ध्यान में रहे कि शहजाद क्योंकि मर्दाना नाम होता है तो बाद लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि शहजाद मर्द का किरदार है या खातून का किरदार है, तो शहजाद यहाँ पर मर्द का किरदार है। अच्छा, नॉवेल्स के हवाले से मेरे जहन में एक बात आ रही थी, मैंने शायद पहले भी कुछ अरसे पहले शेयर की थी कि डॉक्टर मुमताज अहमद खान की किताब है आज़ादी के बाद उर्दू नॉवेल, तो उसमें ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं। अगर नॉवेल के हवाले से मुख्तसरन अगर आपने मुताला करना है, चंद दिनों में वो किताब खत्म हो जाएगी, 200-300 सफ़ात की है और तमाम अहम नॉवेलों के बारे में उसमें मालूमात आपको मिल जाएंगी। इसी तरह जो एक नॉवेल जन्नत की तलाश के नाम से रहीम गुल का है, रहीम गुल का ये नॉवेल बहुत मशहूर हुआ था, इसका दिबाचा भी अहमद नदीम कासमी ने लिखा था और 1981-82 में ये नॉवेल शाया हुआ था। तो इस नॉवेल के जो अहम किरदार हैं उसमें अमतल, वसीम और आतिफ, ये 3 किरदार हैं। ये नॉवेल सयाहती पैटर्न में लिखा गया नॉवेल और बड़ा कमाल का नॉवेल है, और इस नॉवेल के अंदर पूरे पाकिस्तान की सयाहत भी दिखाई है और उसके साथ इन तीनों किरदारों के दरमियान होने वाले मुकालमे को पेश किया गया है। और इनमें शामिल जो मुकालमे हैं वो जो हमारे जहनों में या हमारे माशरे में ऐसे सवालात जिनका तस्करा आमतौर पर नहीं किया जाता या जिन सवालों पर बात नहीं की जाती, ऐसे सवालात उस नॉवेल में पेश किए गए हैं जो यकीनन काबिले मुताला है। इस नॉवेल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस नॉवेल को पढ़ने के बाद आपकी ख्वाहिश होगी यकीनी तौर पर कि आप सारे काम छोड़कर पाकिस्तान की सयाहत पे निकल जाएं। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि आप अगर इसका मुताला करते हैं तो यकीनी तौर पर आपको ये कैफियत महसूस होगी यकीनन। तो इसका भी जिक्र किया जा सकता है। एक और नॉवेल ताज़ा तरीन जो अभी नए ज़माने में लिखे गए, उनमें एक नॉवेल है कई चांद थे सरे आसमां। कई चांद थे सरे आसमां जो नॉवेल है वो शम्सुर रहमान फारूकी का है। तो नॉवेल के बारे में पूछा जा सकता है और नॉवेल के किरदारों के बारे में भी। इस कई चांद थे सरे आसमां जो नॉवेल है वो उन्होंने दाग दहलवी की वालदा पर लिखा है जिनका नाम वजीर बेगम उर्फ छोटी बेगम था, और वो नवाब यूसुफ से भी पहले वाबस्ता रही, फिर मिर्जा फखरू जो वली अहद थे उनसे भी वाबस्ता रही, उनकी वफात के बाद वो दीगर लोगों के साथ भी उनका राब्ता रहा। लेकिन ये जो नॉवेल है उसमें पूरी लखनवी तहजीब और उसके अंदर लखनवी मुआशरत, उस जमाने की जो बदमनी, इंतिशार, ठगों के बारे में और बहुत सारी तफसीलात हैं, और बहुत ही आला दर्जे का ये नॉवेल है जो शम्सुर रहमान फारूकी ने लिखा है। तो इसका बारे में पूछा जा सकता है ये जो नॉवेल है कई चांद थे सरे आसमां, इसका पूछा जा सकता है ये किसका शेर है या किसका मिसरा है। कई चांद थे सरे आसमां एक शायर अहमद मुश्ताक के शेर का एक टुकड़ा है, मिसरा है। कई चांद थे सरे आसमां वजाहत भी कर देते हैं। बानो कुदसिया के नॉवेल मर्द अब्रेशम, क्या उसकी उनकी सिनफ सवाने हैं? तो मर्द अब्रेशम में उन्होंने मेरे ख्याल में कुदरतुल्लाह शहाब, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मुख्तसरन उनके बारे में सुना है कि उन्होंने इसमें कुदरतुल्लाह शहाब का तस्करा किया है, तो वो सवाने ही नॉवेल तो नहीं, सवाने ही होगी यकीनी तौर पर। अच्छा, इसी तरह देखें, एक अभी हमने एक बात की थी, नॉवेल से हमने शुरू किया और नॉवेल से बहुत सारे सवालात हमारे सामने आ गए। इसी तरह मुख्तलिफ असनाफ के हवाले से सवालात भी सामने आ सकते हैं। उर्दू शायरों का पहला तस्करा कौन सा है और किसने लिखा? मीर तकी मीर ने तस्करा निकात मीर शोरा। हसन। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, ये तो फारसी जुबान में लिखा गया तस्करा था और इसमें 103 शोरा के हालात और कलाम थे। उर्दू शायरों का पहला तस्करा जो उर्दू जुबान में लिखा गया वो कौन सा है? मुकदमा शेर व शायरी। गुलशन बेखार। गुलशन बेखार। गुलशन बेखार शेफ्ता का, वो भी फारसी जुबान में लिखा गया तस्करा है। मीर हसन का था शायद। मीर नहीं नहीं हसन नहीं का नहीं, तस्करा भी फारसी जुबान में। इससे पहले शोरा उठा था। कायम चांदपुरी का तस्करा भी फारसी। देखें, अब मैं चलें इस सवाल की वजाहत कर देता वो तो वो है। उसने गुलजार इब्राहिम का तर्जुमा किया था जी। उर्दू में। गुलशन हिंद के उन्वान से गुलजार इब्राहिम का मिर्जा अली दोस्त ने तर्जुमा किया था जी उर्दू जी में। जी, बिल्कुल बिल्कुल।
गुलशन हिंद उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है जो उर्दू जुबान में लिखा गया था, और इसके मुसन्निफ मिर्जा अली लुत्फ थे, और ये तज़किरा फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए लिखा गया था। इसमें गुलजार इब्राहिम जो तज़किरा है इब्राहिम खान खलील का, उसे उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है, लेकिन ये सिर्फ तर्जुमा नहीं है, अच्छे खासे इसमें उन्होंने तरमीम भी किए है और कई नए शोरा को भी इसमें शामिल किया है, तो सिर्फ इसे तर्जुमा करार नहीं दिया जा सकता। इब्तिदाई ज़माने में जो नॉवेल थे वो तज़करे थे तो ज़्यादातर फारसी ज़ुबानों में ही लिखे गए, बल्कि पहला तज़करा 1852 से लेकर तकरीबन 1801-2 तक तमाम तज़करे जो लिखे गए हैं फारसी ज़ुबान में ही लिखे गए हैं। उर्दू में पहला तज़करा 1800 के बाद या 1801-2 में लिखा गया था मिर्जा अली लुत्फ का। उसके बाद उर्दू में तज़करा लिखने की रिवायत सामने आई। कल आज डिस्कस हो रहा था दास्तानों के हवाले से। उर्दू की पहली तबाजात दास्तान कौन सी है? आजाद दास्तान होती है। तबाजात से मुराद है वो जो तर्जुमा ना हो और मुसन्निफ की जाती तख्लीक हो, यानी उसकी खुद के तखय्युल की तख्लीक हो, उसे तबाजात कहा जाता है। बागो बहार हो, नो तर्ज मुरस्सा हो, सबसे पहले की तमाम दास्तानें सबरत समेत तमाम दास्तानें मुख्तलिफ दास्तानों का तर्जुमा थी। और जो उर्दू की पहली तबाजात दास्तान है वो नवाब ईसवी खान की है, किस्सा मेहर अफरोज और दिलबर। इसके अलावा जो फसाने अजाइब है रजब अली बेग सुरूर की, उसे भी तबाजात दास्तान करार दिया जाता है। अच्छा, दास्तान को अगर शायरी में बयान किया जाए तो कौन सी सिंफ हमारे सामने आती है? मसनवी। मसनवी, बिल्कुल। तो मसनवी जो है वो उसकी तारीफ क्या है और मसनवी के बारे में बता सकता है? मसनवी मसना से मश्तक है, जिसके माने दो जुज या दो टुकड़ों वाली, और इस्तिलाही मानों में ऐसी नज़म जिसमें कोई तवील किस्सा या वाकया बयान किया जाए उसे मसनवी कहा जाता है। आमतौर पर इसमें तवील दास्तानें बयान की जाती हैं, और मसनवी में माफूकुल फितरत अनासिर भी होते हैं और शहजादे शहजादियों की कहानियां भी। शाह हातिम ने एक दीवाने कदीम मुरतब किया था जो एहाम गोई जिसमें शामिल थी, और अक्सर अशार उसमें एहाम गोई से ताल्लुक रखते थे। इब्तिदा में वो एहाम गोई तहरीक से वाबस्ता थे और उसी अंदाज की शायरी किया करते थे, और दीवाने कदीम उन्होंने मुरतब कर लिया था। बाद में जब रद्द अमल का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने एहाम गोई को तर्क कर दिया, और दीवाने कदीम में से वो अशार जिसमें से एहाम खत्म हो सकता था उसमें से एहाम खत्म करके उसे नए अंदाज से दोबारा मुरतब किया, और अपने दीवान का नाम दीवान ज़ादा रखा, इसीलिए कि वो एहाम गोई के बाद एहाम गोई के शायरी को दोबारा नए अंदाज से रद्द अमल की तहरीक के से वाबस्ता होकर रद्द अमल की शायरी यानी सादा गोई वाली शायरी उसमें उन्होंने की थी, इसीलिए उन्होंने दीवान ज़ादा रखा था उसका नाम। तो ये मिर्जा रफ़ी सौदा शाह हातिम के शागिर्द थे। फैज़ अहमद फैज़ की एक मशहूर नज़म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, जिसमें तरक्की पसंदी और रोमानियत दोनों के असरात नजर आते हैं। ये नज़म उनके किस मजमुए कलाम में शामिल है? सर नक्शे फरियादी में। नक्शे फरियादी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि गालिब के दीवान का पहला शेर कौन सा है? नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान में रहे कि कभी कभी वो गजलें भी सुन लेते हैं, तो वो तमाम लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कोशिश करें कि चंद अहम शायरों की गजलें एक एक गजल जरूर याद कर लें, और कोशिश करें जो भी गजल याद करें उसका मफहूम भी आप जानते हों। इस चीज का ये बात जहन में रहे कि जो शेर भी आप उन्हें सुनाएंगे उसके मफहूम से किसी ना मुख्तसरन या बहुत मुख्तसर लफ्जों में उसका मफहूम आप बताने की सलाहियत रखते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई शेर सुनाते हैं और सामने वाला फौरन उसका मतलब पूछ लेता है या उसकी तशरीह पूछ लेता है, तो कम अज कम मुख्तसर अल्फाज में आप उसकी तशरीह बताने की सलाहियत रखते हो। ये सलाहियत आप में ज़रूर होनी चाहिए, और कोशिश करें कि जो अशार भी आपने याद किए हैं उसके मफहूम से आप आगाह हों। अच्छा, अंग्रेजी के हवाले से देखें, दो तीन बातें हैं। हमारा इंटरव्यू जब 2015 में हुआ था, उस एक इंटरव्यू में
खास तौर पर अंग्रेजी में सवालात पूछे गए थे, अंग्रेजी में तारुफ पूछा गया था और छोटे छोटे सवालों से वो तारुफ पूछा जा रहा था। उसके साथ साथ जो इंटरव्यू लेटर मौसूल होता है उसमें भी अंग्रेजी में कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, कुछ हिदायत लिखी होती हैं। उसमें से भी बाज़ औक़ात हमारे साथियों से पूछा गया कि फलां पॉइंट्स पढ़कर सुनाएं। उन्होंने अंग्रेजी में पढ़कर सुना दिया और फिर उनसे कहा गया कि आप इस पॉइंट का उर्दू तर्जुमा करके दिखाएं। या किसी से ये पूछा कि आप किस तरह जहां इंटरव्यू के लिए पहुंचे, किसी ने टैक्सी कहा, किसी ने बस कहा, किसी ने ट्रेन कहा, तो उनसे फिर यही तफसीलात कि आप जिस तरह आए हैं वो तमाम तफसीलात लिख कर दें। उन्होंने उर्दू में लिख दिया है तो उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवाई गई, किसी से अंग्रेजी में कहा कि आप अंग्रेजी में लिखकर बताएं। तो ये तमाम चीजें वो हैं कि इस तरह के सवालात अनएक्सपेक्टेड होते हैं और पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का नाम ऐसा है जो जिसके नाम के हवाले से कोई अदबी शख्सियत भी मशहूर है, चाहे वो शायर हो या नसर निगार, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम नज़ीर है तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि नज़ीर के नाम से कौन से शायर या नसर निगार मशहूर हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए, एक नज़ीर जोए के साथ है, नज़ीर अकबर आबादी जाल के साथ नज़ीर डिप्टी नज़ीर अहमद है। इसी तरह आपके नामों के माने जरूर पूछे जा सकते हैं, आपका जो नाम है वो किस जुबान का लफ्ज है। इस तरह की चीजें बहुत आम सी होती हैं, लेकिन कभी कभी हम इन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करते या जहन में नहीं होता तो हम इनको इग्नोर कर जाते हैं। तो ये चीजें भी हमारे लिए हमारे जहन में होनी चाहिए, इस तरफ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। आज की डिस्कशन का वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, किसी भी लम्हे हमारी डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी।